सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बेंगलुरु में जो अभी साउथ अफ्रीका ए ने इतना बड़ा 400 से ज़्यादा का टारगेट चेज़ किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके बाद उठ रहे हैं इंडियन बॉलिंग अटैक पे। क्योंकि जो अटैक खेला वो ऑलमोस्ट इंडिया का ए अटैक ही था। अगर आप देखो तो एजबास्टन में, ओवल में इसी पेस अटैक ने जितवाया था। आपके पास सिराज थे वहाँ पे, आकाशदीप थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, वहाँ पे इवन दुबे, हर्ष दुबे थे, कुलदीप यादव थे। तो ऐसा अटैक 400 से ज़्यादा एक 4 डे पिच पे भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। पर क्या ये एक आउट एंड आउट कहानी है या एक पैटर्न बनता जा रहा है? इतना बड़ा टोटल 2016 से लेके अब तक कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंडिया में चेज़ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, इंडिया में बहुत हाई स्कोरिंग चेज़ेस होते हैं। तो अगर उन सब चीज़ों को दिमाग में रखें तो हमने क्लियरली देखा है कि हेडिंग्ली में भी 300 से 70 से ज़्यादा का टारगेट हमने चेज़ होने दिया। उसके बाद ओवल में भी हम जस्ट बचे, अदरवाइज़ वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा पैटर्न क्या है? अगर मैं नेक्स्ट जेन फास्ट बॉलर्स की बात करूँ, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और इवन सिराज जब नेक्स्ट जेन नहीं भी रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत मेजर फैक्टर भी ये आता है कि वो काफ़ी पिच डिपेंडेंट बॉलर्स हैं। आकाशदीप जनरली 6 टू 8 मीटर लेंथ के बीच में लाइन पकड़ के बॉल करते हैं और बॉल को सीम करवाते हैं। दोनों तरफ मूव करने की उनकी कैपेबिलिटी है, बट जनरली उनका जो एंड पर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। ऐसे में जैसे ही बॉल पुरानी होती है, वहाँ पे ही बिकम्स हाफ द बॉलर। अगर हमने इवन एजबास्टन टेस्ट में देखा हो कि इंग्लैंड दोनों इनिंग्स में 80 फॉर 5 हुआ था, उसके बाद जो विकेट्स मेजरली आई आकाशदीप की, वो न्यू बॉल के साथ ही आई, जब सेकंड न्यू बॉल आई। सिर्फ एक सेकंड इनिंग्स में उन्होंने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया था, थोड़ा-सा चेंज ऑफ पेस, कटर्स एंड ऑल, इनफैक्ट बहुत सी चेंज ऑफ पेस पे उन्होंने जेमी स्मिथ को भी फँसाया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन उनसे देखते नहीं हैं। तो हार्ड लेंथ पकड़ के एक बॉल करते रहते हैं वो, पर उसके बियॉन्ड जहाँ पे लगता है कि पिच को आउट ऑफ इक्वेशन लेके आने की ज़रूरत होनी चाहिए, रिवर्स स्विंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें समहाउ हमें आकाशदीप की बॉलिंग में नहीं दिखती है। इस बार भी देखा कि वो एक अच्छी हार्ड लेंथ के साथ बॉल कर रहे थे, बैट को बीट भी कर रहे थे, बट जहाँ पे रिवर्स स्विंग आ जाती है, जहाँ पे पिच थोड़ी ड्राई हो जाती है, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो एक ग्राउंड ए है या फर्स्ट ग्राउंड है, वहाँ पे रेड सॉइल विकेट्स हैं सारी। मुंबई की जो ट्रेडिशनल रेड सॉइल होती है, तो पहले 2 दिन वहाँ पे काफ़ी ग्रास थी, उसके चलते लेटरल मूवमेंट बहुत था, इसलिए हमने देखा कि दोनों टीम के बैटर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया। ध्रुव जरेल और एक्करमैन की 100 को छोड़ दें, तो बहुत सारे बैटर्स ने रेगुलरली स्ट्रगल किया। पर जैसे ही वो ग्रास गई, उसके बाद का नीचे का सरफेस रिलेटिवली टिपिकल रेड सॉइल विकेट था, अच्छा डिसेंट बाउंस था, पर बहुत ज़्यादा कैरी नहीं था। पिच रिलेटिवली थोड़ी ऑन द स्लोअर साइड थी। तो ऐसे में आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो पिच को इक्वेशन से बाहर निकाल पाएँ। ऐसा नहीं है इंडिया के पिछले 2 सालों में और स्ट्रगल नहीं किया। अगर 2024 के इंग्लैंड सीरीज़ याद हो, वहाँ पे भी इंडिया ने काफ़ी बार-बार स्ट्रगल किया था। पर वहाँ पे एक बॉलर जसप्रीत बुमराह, जिसने रिवर्स स्विंग के साथ चीज़ों को बदल के रख दिया था, उसने उन सीरीज़ में पिच को आउट ऑफ इक्वेशन कर दिया था। अब ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच है 14 को, ब्लैक सॉइल विकेट यूज़ होने वाली है वहाँ पे और एब्रेसिव विकेट है, ड्राई विकेट है, तो रिवर्स स्विंग इनटू पिक्चर आएगा। शाम को और सुबह थोड़ा-सा लेटरल मूवमेंट मिलता है, बट दिन में पिच रिलेटिवली ठोस रहने वाली और ऑन द स्लोअर साइड रहने वाली है, तो वहाँ पे अगर आपके पास रिवर्स स्विंग या ओल्ड बॉल को यूज़ करने की कला नहीं है, तो वो पेसर्स वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहम्मद सिराज के साथ भी यही आता है। थोड़ा-सा मे बी ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक मैचेस इसके बाद जस्ट टेस्ट मैच भी है जहाँ वो खेल रहे हैं, तो उसमें शायद अपना पूरा बेस्ट नहीं देना चाहते थे, पर एक बार ओवरस्टेप भी किए, नो बॉल के ऊपर आउट भी किया एक्मैन को, जो कि बहुत बड़ी विकेट है। और ऑल इन ऑल थोड़े हॉट एंड कोल्ड लगे, इंजरी स्केयर भी आज के चलते बाहर गए। पर ये एक बहुत मेजर कंसर्न रहा है और अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ को पिक्चर से बाहर निकाल दें, तो उससे पहले 13 टेस्ट मैचेस में घर में 18 विकेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन विकेट्स पे उन्होंने पहले बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो उतने इफेक्टिव रहते हैं। सिराज के साथ भी ये रहता है कि वो रिदम बॉलर हैं, एक बार रिदम में होते हैं और पिच उन्हें हल्की पे हेल्प कर रही हो, फिर वो एकदम से अनप्लेएबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो एक नेचुरल आउटस्विंग के साथ बॉल बाहर निकालते हैं और फिर क्रॉस सीम के साथ या वॉबल सीम के साथ वो बॉल को अंदर लेके आते हैं। ऑफ लेट थोड़ा ये लगा है कि वो वॉबल सीम का बहुत मैसिव यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी पॉइंट आउट किया, जिसके कारण थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है उनकी बॉलिंग के अंदर। प्रसिद्ध नो डाउट थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, थोड़े लकी रहे, फुल टॉस पे उन्हें अपनी पहली विकेट मिली। पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनकी एबिलिटी टू नॉट कंट्रोल द स्कोरिंग है, वो बहुत मेजर कंसर्न है, बिकॉज़ बाउंड्री बॉल्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं और बेसिकली 2 वे लेंथ करते हैं, या वो बहुत शॉर्ट चले जाते हैं या बहुत फुल चले जाते हैं। बेसिकली एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे काम नहीं करते, हाइट का एडवांटेज है, हाई एक्शन है और इतना क्रिकेट बेंगलुरु में खेले हैं, तो आप इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे उन कंडीशंस के लिए वो ज़्यादा एक्लिमेटाइज़्ड होंगे, पर वैसा सा कुछ दिखा नहीं। तो ऐसे में
इंडियन क्रिकेट के लिए आगे क्या है? बिकॉज़ हमने पीछे कुछ सालों में देखा है कि शमी और बुमराह ऐसे बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने पिच को बहुत बार इक्वेशन से बाहर किया है। इवन वहाँ पे उमेश यादव को भी हम कहीं न कहीं रूल आउट नहीं कर सकते। उमेश यादव भी एक रिवर्स स्विंग के बहुत अच्छे एक्सपोनेंट थे और घर के मैचेज़ में एक बहुत इफेक्टिव फास्ट बॉलर की तरह सामने आते थे। क्या अगली जनरेशन जो है, वो इस चीज़ को आगे लेके जा पाएगी? क्योंकि रिवर्स स्विंग इंडियन पिचेस पे जब विकेट्स ड्राई हो जाती हैं, स्पेशली जो ब्लैक सॉइल विकेट्स हैं, जहाँ पे एब्रेसिवनेस आती है, वहाँ पे आप उसको पिक्चर से बाहर नहीं निकाल सकते। इस ईडन गार्डन के ग्राउंड पे जिस तरह की पिच दी गई है और हमने क्लियरली सौरव गांगुली को भी कहते हुए सुना है कि रैंक टर्नर की डिमांड नहीं हुई है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि पिच बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्न करेगी। ऐसे में हम पेसर्स के ऊपर इतना हार्श नहीं हो सकते, स्पिनर्स ने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किए। कुलदीप यादव को हमने देखा था कि जब दिल्ली में भी ब्लैक सॉइल विकेट थोड़ी मरी हुई विकेट थी, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया था। नो डाउट ही वाज़ एबल टू टेक 5 विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग्स, बट वो थोड़ा-सा दिखा कि उतना पिच में अगर ज़िप ना हो, ओवर स्पिन के कारण बाउंस ना मिले, तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे में एक रेड सॉइल विकेट जहाँ पे बाउंस वाज़ नॉट अ कंसर्न, मे बी कैरी वाज़ अ कंसर्न। थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स में लगा कि अपनी रिदम लेके आ रहे हैं, बट सेकंड इनिंग में जितने आराम से उन्हें साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने खेला, वो काफ़ी मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है। नो डाउट पिच में उतना सिग्निफिकेंट स्पिन नहीं था, पर जब वो फुलर गए तो बहुत प्यार से ड्राइव की, और जब थोड़े शॉर्ट गए तो बॉल इतनी स्लो आ रही थी कि आराम से बैटर्स बैकफुट पे जाके उन्हें रन कर पा रहे थे। एक स्पिनर जो शायद इस टाइम पे दुनिया का सबसे बेहतरीन रेड बॉल रिस्ट स्पिनर है, उसे इतनी आसानी से उसी के घर में अगर साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो कि स्पिन के इतने अच्छे बैटर्स नहीं माने जाते हैं और ये ए टीम थी, खेल पा रही है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ कंसर्न है कुलदीप यादव के लिए। एक थोड़ा-सा उनके लिए कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से जस्ट आए थे, थोड़े जेट लैग्ड हो सकते हैं, थोड़ा एक्लिमेटाइज़ होने में दोबारा थोड़ा टाइम लगता है, एडजस्टमेंट में सब में, वो एक रीज़न हो सकता है। पर इस तरह के क्वालिटी बॉलर के साथ आप ये सब चीज़ें एसोसिएट करते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वो उस तरह का डिलीवरेंस दें। हर्ष दुबे के बारे में बहुत बात होती है, कई लोग उन्हें बेस्ट लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर आउटसाइड ऑफ जडेजा एंड अश्विन भी और अक्सर भी गिनते हैं। पर समहाउ इस टेस्ट में वो थोड़ा-सा लगा कि वो भी काफ़ी हद तक पिच डिपेंडेंट हैं। बीच में कुछ-कुछ स्पेल्स ऐसे आए थे जहाँ पे लगा कि ही वाज़ बॉलिंग ब्यूटीफुली, पर उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, स्पेशली जो 6 विकेट पार्टनरशिप 65 रन्स की 52 बॉल्स में आई, वहाँ पे हर्ष दुबे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो 4th डे विकेट जहाँ पे थोड़ी बहुत बॉल ग्रिप कर रही है, हल्के उनके कितनी बार दिखा कि जब वो लेफ्ट आर्म एंगल के साथ अराउंड द विकेट बॉल पड़ कर रहे थे, तो पड़ने के बहुत बाद शार्प टर्न भी हुई है। ऐसे में एक मैच पे इम्पैक्ट ना डाल पाना एक ऐसी बैटिंग यूनिट के अगेंस्ट जो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं गिने जाते, और जो कि एक ए टीम थी जिसमें से बहुत सारे साउथ अफ्रीकन रेगुलर्स खेल भी नहीं रहे थे, एक बहुत सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। ईडन गार्डन की पिच क्लियरली ऑलरेडी न्यूज़ में भी आ चुका है, बात हो रही है कि एक टिपिकल ब्लैक सॉइल विकेट होगी, कैरी थोड़ा बेटर होना चाहिए, ऑन द स्लोअर साइड पिच जल्दी चले जाएगी, जैसे सेकंड थर्ड डे आएगा पिच थोड़ी स्लो होनी शुरू होएगी। ऐसे में क्या इंडिया फिर से स्ट्रगल करेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विकेट्स लेने में, या फिर हमें वहाँ पे जसप्रीत बुमराह की रिवर्स स्विंग पे ही डिपेंड करना पड़ेगा? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं, पर ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, तो जो लग्ज़री हमने 2018 से लेके 2022-23 तक देखी है, वो दोबारा देखने में हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आगे अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भी देखें, तो ऐसे बहुत बड़े नाम सामने नहीं आते जो लगता है कि हाँ, दे कैन ईज़िली टेक द लेगेसी फॉरवर्ड। लोग हैं जो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। जिस तरह से आकाशदीप ने एजबेस्टन टेस्ट में बॉल किया था, उसके बाद उम्मीद थी उनसे कि वो बहुत बढ़िया आगे निकल के आएँगे, बट बाकी की सीरीज़ में वैसी सी बात दिखी नहीं। तो ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों की नज़रों में ऐसे कौन से और फ़ास्ट बॉलर्स हैं जिन्हें बीसीसीआई में भी थोड़ा फ़ास्ट ट्रैक कर सकती है, जिन्हें एटलीस्ट अक्रॉस फॉर्मेट्स थोड़ा खिलाना शुरू कर सकती है, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, और जो एक वैक्यूम क्रिएट होता दिख रहा है, ईशांत शर्मा, भुवी और शमी के जाने के बाद, वो कहीं न कहीं इंडिया भर पाए और ऐसा ना लगे कि हाँ, जसप्रीत बुमराह के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, इवन फॉर होम मैचेस। अश्विन भी नहीं है, तो हमारे पास कहीं न कहीं हमारा जो स्पिन वार्डरोब है, वो भी खाली होता दिख रहा है, और एक बैटिंग यूनिट जो कंपैरेटिवली बहुत नया है, उन पे एकदम से इतना प्रेशर डालना शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका एक रैंक टर्नर पिच के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान को हरा के आई है, और दिखा है कि उन्होंने कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी स्पिन तिकड़ी तैयार कर ली है। ऐसे में मेरी उम्मीद है कि शायद इंडिया ये रिस्क ना ले कि उनको रैंक टर्नर्स दे,
बाकी ईडन गार्डन टेस्ट काफ़ी कुछ डिसाइड करे होगी। अभी तक जो न्यूज़ है वहाँ पे ग्रैंक टर्नर विकेट नहीं दी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्डलैंड्स के ऊपर इंडिया ने अच्छा बॉल करना सीखा है। बॉलर्स वो दिख रहे हैं कि जो बैटर को बीट करते हैं, एक वो वॉ फैक्टर क्रिएट करते हैं, मैं समहाउ उस हिसाब से मैचेस के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर, वो आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएँ। धन्यवाद।